ठीक है, आज से तो आपकी हिंदी की प्रैक्टिस भी शुरू होगी, एक लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक। ठीक है, समझ में आना। पहला है ध्वनि एवं हिंदी की वर्णमाला अध्ययन। यहाँ से हमेशा यूकेट प्लस ने कितने 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे हैं इसमें ध्वनि से। आपने पढ़ा भी होगा लेसन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाएगा आपसे, क्या कहलाता है? वर्ण। शब्द की छोटी इकाई देखिएगा, यहाँ पे आपका ये भी है शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। अगर देखिएगा वर्ण या ध्वनि क्या होता है, शब्द लिखने के एवज में सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या होगी, और बोलने के एवज में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? समझ में, लिखने के एवज में वर्ण होगी और बोलने के एवज में क्या होगी? ध्वनि होगी। अगर आपको मिलाना है तो देखिएगा वर्ण के बाद क्या बनेगा बताइएगा? वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य के बाद, हाँ मतलब 3 चीजें हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो अर्थ देती है वो क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो शब्द की सबसे बड़ी इकाई जो अर्थ देती है उसको क्या बोलते हैं? शब्द से ही तीनों को दिया जाता है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। भाषा की मूल इकाई क्या है बताइएगा? क्या होगी? भाषा की मूल इकाई ध्वनि। अब यहाँ पे अगर वर्ण होता तो क्या होता? वर्ण आंसर देते क्या? क्वेश्चन है कि अगर वर्ण होता तो वर्ण आंसर देते क्या? समझेगा जो मैं चीजों को समझा रहा हूं। वर्ण इसलिए आंसर नहीं देते ना क्योंकि उसने क्या पूछ रखा बताइएगा? भाषा की। अगर वो पूछता कि लिपि की, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर वो इसी जगह भाषा की जगह लिपि पूछता, भाषा की जगह लिपि पूछता तो तब आप इस स्थिति में क्या मार के आते बताइएगा? वर्ण। समझ में आना? लिपि की सबसे छोटी इकाई, उसने यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? समझ में आना? समझते जाइएगा सब चीज, क्योंकि देखिएगा लिपि क्या है बताइएगा? जो या हम लिखित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि बोलते हैं। समझ में आना? और वर्ण क्या है? वर्ण भी लिखित चिन्ह है, तो इसलिए वर्ण जो होते हैं लिपि के सबसे छोटे होते हैं। जो मैं मौखिक, जो मैं आपसे बोल रहा हूं और जो बोलचाल की है वो क्या है बताइएगा? और भाषा की सबसे छोटी क्या इकाई हो जाएगी? क्लियर हो गया? अब तो आपको डाउट नहीं रहेगा ना? ठीक, आगे चलेगा, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं बताइएगा? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं। अब बताओ, ठीक है चलेगा, ठीक है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहते हैं। अगर आपसे भाषा की बात आई तो सबसे छोटी इकाई, और आपसे अगर वही लिपि की बात आई तो वर्ण। क्लियर हो गया ना? वही बात बार बार हो रहा है। वर्णमाला किसे कहते हैं आपको पता है? देखिएगा, शब्द का समूह, शब्द समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित वर्ण समूह। देखिएगा यहाँ पे वर्ण समूह भी लिखा है और यहाँ पे ऑप्शन पे आपके व्यवस्थित वर्ण समूह भी है। 2 है, 2 नियर बाई में ऑप्शन है, दोनों घुमा सकते हैं। तो जो आपका वर्णमाला जो है वो व्यवस्थित वर्णों का, समझ में आना? व्यवस्थित वर्ण समूह। देखिएगा क्वेश्चन आ सकता है और एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आपको घुमा जाएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझेगा। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की, जो वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब क्रम वाइज हो, अ के बाद आई होना चाहिए, आ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए। वरना वर्ण समूह बोल दोगे तो वर्ण समूह में तो कुछ भी आ जाएगा, अ के बाद क लिख देंगे, अ के बाद का लिख देंगे, अ के बाद ख लिख देंगे। समझ रहे हो? वो है वर्ण समूह। लेकिन वर्ण, व्यवस्थित वर्ण समूह क्या है? जिसमें क्रम चलते रहे। आ समझ में है ना? चलेगा, अगला देखिएगा, अगला लिखेगा। अगला हम लोग देखते हैं 5वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चार्ट बता दूंगा इससे मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है और पूरा चार्ट हल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वर्ण, कुल वर्ण लिपियां, लिपियां मतलब समझ रहे हो जो लिखते हैं हम, यहाँ पे भाषा की बात नहीं की है, उसने कुल वर्ण लिपियों की बात की है। तो कितनी होगी बताइएगा? 52 होगी। डिफाइन देखिएगा 52 कौन कौन सी होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और से लेके ये आपके 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है?
ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है। क वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। इसमें कितने होते हैं? 5। च वर्ग को क्या बोलते हैं? तालव्य। इसमें भी 5 होते हैं। तो वर्ण को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। इसमें भी कितने होते हैं? आपके तो वर्ग को क्या बोलते हैं? दो है ना, तो रट लीजिएगा क्या है, और लास्ट क्या है? ओष्ठ। अब देखिएगा 5-5 का पेयर कितनों में बन रहा है? कितने वर्गों में बन रहा है? प वर्ग में, च वर्ग में, त वर्ग में, ट वर्ग में, प वर्ग में। ये कितने हैं? टोटल कितने हैं? 5 गुणा 5 करोगे तो क्या होगा? तो क से लेके जो 9 तक है, सॉरी क से लेके जो क से लेके म तक है, समझ में ना, क से लेके म तक है, इस बीच में जितने भी है, तो इन 25 को हिंदी व्याकरण में क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। और स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होंगे बताइएगा फिर? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलेगा। इसके बाद आपका अंत्य स्तर भी क्या है? ग्योर और लौह। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या है? क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा, ऊपर वाला वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। समझ में ना, ऊपर वाले वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अंत स्तंभ किस किस के बीच में है? तो अंत स्तंभ किसके बीच में बताइएगा? स्पर्श और उसके बीच में है ना। अरे ये वाला जो पूरा वर्ग है ना, इसको 25 को ऐसे वर्ग ना लिख के ऊपर इसको स्पर्श व्यंजन लिख दो। चलो स्पर्श व्यंजन लिख दो। तो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में कौन है? स्पर्श व्यंजन के तुरंत बाद में कौन शुरू हो रहा है? अंत्यस्थ के बाद तुरंत में, ऊष्म के बाद तुरंत में संयुक्त शुरू हो जाती है। अब देखिएगा यहां से ऐसे भी चयन बन सकती है। संयुक्त और अंत्य स्तंभ के बीच में कौन आते हैं? ऊष्म और स्पर्श के बीच में कौन आते हैं? समझ में आ रहा है? स्पर्श और संयुक्त के बीच में कौन कौन से आते हैं? ऊष्म और। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना सकता है। समझ में आ रहा है ना? सब चीज समझ में आ रहा है? देखिएगा सब चीज समझते रहिएगा। और तो यही क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। फिर आप लोग बार बार जो है फिर बोलते हो कि पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए इन पे खासी नजर जमाए रखो। अब देखिएगा, अब हम लोग चलते आगे। संयुक्त व्यंजन है, देख लीजिएगा। ठीक है, वहां देखिए अयोगवा क्या है बताइएगा। आपका अयोगवा पूछ सकता है। द्विगुणित व्यंजन क्या है? ठीक है, कुल वर्णों की संख्या इस प्रकार से कितनी होगी पर? तो हिंदी लिपि में डिफाइन करके बता दिया है ना। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बताइएगा? ध्वनियों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। समझ में आना कौन कौन से होते हैं? देखिएगा ये डीप में क्वेश्चन है। समझ में आना, ये आपके जितने भी यूपी के कंपटीशन है या यूके के जितनी कंपटीशन है, जहां पे भी क्वेश्चन आए हैं सब जगह आए हैं। तो हिंदी में ध्वनियों की कितनी संख्या होती है बताइए? कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से बताइएगा? स्वर और व्यंजन। क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदियों में ध्वनियों के कितने प्रकार है, नया ट्रेंड में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं बताइएगा? वर्णों के भेद कितने होंगे? वर्णों के 2 ही तो होंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन ही तो होंगे 2, वर्णों के भी 2 ही होंगे। ठीक है, लिखते रहिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए स्वर की डेफिनेशन क्या होती है? स्वर की डेफिनेशन है, समझ में आना, ये स्वर की डेफिनेशन है। स्वर क्या होते हैं? उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि फ्रीडम होते हैं। और स्वरों की सहायता से आपके क्या बनते हैं? व्यंजन बनते हैं। जैसे क बोलोगे ना, तो क हलंत वाला लगता है और उसमें क्या लगता है? अ। का बोलोगे तो क हलंत वाला प्लस आ। तो आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी की सहायता से नहीं बनते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो किसकी सहायता से बनते हैं? स्वर की सहायता से। क्लियर हो गया? ठीक। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, देखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं? आपको बताइए, स्वर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या? 13 मत करिएगा। अंग
क्या है, अयोपा है, तो कितनी होती है 11। ठीक है, देख लीजिएगा हिंदी निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। अब देखिएगा, आपको यार स्वर तो पता ही होना चाहिए, डेफिनेटली यह होगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ चलते हैं, कौन स्वर नहीं है यहाँ पे भी देख लीजिएगा बोर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिएगा, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, स्वर जो होते हैं उच्चारण। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर है, जिनके वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है क्या, ह्रस्व स्वर, समझ में ना, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। जैसे इसमें क्या आएगा बताइएगा, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिएगा। ठीक है, अगर हिंदी में आप किसका वर्गीकरण करोगे, स्वरों का वर्गीकरण करोगे तो 3 तरीके से करोगे, 3 तरीके से करोगे। पहला क्या होगा, ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वरों को ही क्या बोला जाता है, यानी कि जो मूल स्वर है वो कौन कौन से हो गए फिर बताइएगा, ई, ऊ और ये 4 आपके क्या हो गए बताइएगा, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। अब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि री क्या है। अब आपका ह्रस्व स्वर नहीं दिया उसने, ह्रस्व स्वर को ऑब्लिक करोगे, मूल स्वर बात तो एक ही है ना, समझ में आना। उसने अब ऑप्शन में क्या दे दिया, री क्या है, देखिएगा री क्या है, ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी मूल स्वर, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, क्योंकि ह्रस्व स्वर भी वही है और मूल स्वर भी वही है। समझ में आना। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, समझ में आना, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो ये हो गया ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं, 2 समान मूल स्वरों के योग से। 2 समान मूल स्वर मतलब अ प्लस अ मिलाओगे तो क्या होगा, ई प्लस ई मिलाओगे तो क्या होगा, समझ में आना। तो दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया आपका, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपके बताइएगा, दीर्घ स्वर। एक और होते हैं आपके संयुक्त स्वर। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर। देखिएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए, बड़ा आई, ओ और औ। देखिएगा मैं एक बार बता रहा हूं, संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, औ। एक किससे बनता है बताइएगा, अ प्लस ई से। बड़ा ई ये किससे बनेगा, अ प्लस बड़ा ई से। नॉर्मली लीजिएगा, ओ किससे बनेगा, अ प्लस, जब सर 2 अलग अलग स्वरों से मिलके बनता हो तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। तो देखिएगा ए जो है 2 अलग अलग स्वर अ और ई से मिलके बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। ये भी इन दोनों से मिलके बन रहा है, ये भी संयुक्त स्वर। और है ऊ से मिलके क्या बन रहा है, ओ और औ, तो ये क्या हो जाएंगे बताइएगा, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। समझ में आया कौन कौन से किससे मिलके बन रहे हैं। और ये आपका जो है ये 2 संधि में काम आएगा, एक तो गुण संधि में और एक किसमें बताइएगा, वृद्धि संधि में। एक किसमें, वृद्धि संधि में। औ जो होगा, औ जो बनेगा वो तो किसमें बनेगा बताइएगा, वृद्धि संधि में। और जो ओ बनेगा वो किसमें बनेगा बताइएगा, गुण संधि में। आ रहा समझ में, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आना। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, अब देखिएगा आपसे एग्जांपल भी है, तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा बताइएगा, डेफिनेटली। और इसी में संयुक्त स्वर पूछा जाए तो 2 हो जाते हैं, ये और ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। समझ में आना, 2 या संयुक्त स्वर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों किससे मिलके बने हैं, अ से ई से। आई समझ में। अगला देखिएगा, अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा संयुक्त स्वर आपसे पूछ लेना, मैंने बताया था अभी आपको डिफाइन करके, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, देखिएगा कौन सा संयुक्त स्वर है। अब देखिएगा इसमें होने के लिए, इसमें भी है संयुक्त स्वर, इसमें भी है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, आ नहीं है। इस पेयर में होने के लिए इसमें भी 2 है लेकिन और नहीं है, होने के लिए इसमें भी है ये और ये, लेकिन री नहीं है। इस पेयर में देखिएगा सारे के सारे संयुक्त स्वर है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आयोग उठा के पूछ सकता है। आ रहा समझ में है ना, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो बताइएगा। मात्रा के आधार पे वही ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसे मात्रा के आधार पे भी कहते हैं।
तो याद रखोगे मात्रा के आधार पे किस पे डिफाइन करोगे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, देखिएगा भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऐसे क्वेश्चनों में इंप्लीमेंट करने के लिए उसने क्या बोल रखा है? पश्च विवृत, अग्र विवृत, अर्ध विवृत, पश्च विवृत। तो ये क्या होता है, जो हमारी जीभ है ना, उस जीभ के बोले जाने के आधार पे होते हैं। जीभ के आगे भाग से कौन से बोले जाते हैं, ठीक है, जीभ के पीछे भाग से और जीभ के मिडिल भाग से कौन बोले जाते हैं, वो इसमें डिफाइन है। समझ में आना? अब देखते जाते, देखिए अब देखिएगा, मैं आपको एक बार ये बता ही देता हूं। यहां जी अर्ध विवृत स्वर देखिएगा, पूरा डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना जी। देखिएगा अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। पहले हम इनमें जाते हैं। अग्र स्वर कौन होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग लगता है। देखिएगा दोनों डिफाइन कर रहा हूं मैं आपसे, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी फीडबैक क्लास चल रही है और रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। ई, जैसे ई लिखिएगा, ई, बड़ा ई, ए और ए बोलिएगा, एक बार बोल के भी इंप्लीमेंट करो, आगे से लग रहा है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, यानी कि मिडिल वाला भाग रहता है, और वो मात्र एक कौन सा होता है बताइएगा? आ बोलोगे तो पीछे आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य स्वर एकमात्र स्वर है, वो कौन सा है? और अग्र स्वर कौन कौन सा है? ई और ए, ठीक है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे वाला स्थान में, तो इसमें आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। तो ये क्या हो गए बताइएगा? पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें आप मध्य स्वर याद रखिएगा कि ओ, ये आपका डिफाइन हो जाएगा कि ओ है। इसके बाद सिर्फ आपको याद करना है क्या? अग्र स्वर। अग्र स्वर आपको याद है तो मध्य स्वर ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब किस में आएगा? कंटेंट पश्च स्वर। ऐसे भी कई बार याद किए जाते हैं, सब चीज रेडी नहीं जाती। आ रहा समझ में है? ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरा देखिएगा, अब हम दूसरा चलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा चलते हैं। किसमें? वो कंबाइंड है, वो आगे पीछे दोनों में आ जाता है। समझ में आना? आगे पीछे मतलब पीछे आगे दोनों में लग जाता है। तो इसमें डिफाइन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इसमें हो जाता आगे पीछे होता तो अब यहां आएगा। देखिए अब देखिएगा, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किसमें था बताइएगा? जीवा के उत्थापित होने और उसकी क्रियाशील के आधार पर अलग अलग है। ये क्वेश्चन बनेगा आयोग में, वो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है। अगले दिन मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि जीवा के उत्थापित होने या उसके क्रियाशील के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा कि मुखद्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत। अब इस पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, ठीक है। विवृत स्वर किसे बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है। मैं क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता हूं आपसे, बहुत इजी है विवृत, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं बताइएगा? विवृत स्वर। और ऐसा स्वर कौन सा है? आ रट लीजिएगा, इसके बाद बात खत्म होगी। आ सिर्फ आपका क्या है? विवृत स्वर। तो आ ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण में पूरा आपका मुंह द्वार खुलता है। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद देखिएगा अर्धविवृत स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि अब पूरा नहीं खुल रहा है, अब क्या खुल रहा है? आधा खुल रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जहां देख लो एक बार मैं समझा रहा हूं आपको बहुत आसानी से। विवृत क्या है बताइएगा? पूरा मुंह खुल रहा है ना। अगर अर्ध करोगे तो डेफिनेटली अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। रटो मत, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा होता है। अगर पूरा मुंह खुल रहा है तो अर्ध में आप क्या हो जाएगा बताइएगा? अगर पूरा मुंह विवृत में खुल रहा, अगर उस विवृत का मैं अर्ध विवृत करूंगा तो अब क्या होगा? मुंह पूरी की जगह क्या खुलेगा? आधा, क्योंकि मैंने आगे क्या लगा दिया है? अर्ध।
समझ में आ रहा? इसमें आधा मुंह खुलता है, तो आधा मुंह खुलने वाले कौन कौन से हैं? अ, ए, आ और औ। ओ है, ठीक है, उसने गलती से कर रखा है ओ, सॉरी ओ नहीं है, औ है। ए औ तो इसमें आता है, और ए औ होगा, ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। चंद्र बिंदु है ये, मतलब ठीक है, चंद्र बिंदु वाला है। अर्ध संवृत्त किसे कहते हैं? पहले संवृत्त देख लो, जिन स्वरों के उच्चारण मुग्धा लगभग बंद रहते हैं। समझ में आना? जिन स्वरों के उच्चारण मुग्धा लगभग बंद रहते हैं उन्हें संवृत्त कहते हैं। इसमें ई ई ऊ आता है, ठीक है। आप बोलते भी रहे, आपका मुंह जो है आधा ही खुलेगा। अर्ध संवृत्त किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुखद्वार आधा बंद रहता है। समझ में ना? मुखद्वार क्या रहता है? आधा बंद रहता है। और संवृत्त में क्या रहता है बताइएगा? मुंहद्वार लगभग पूरा बंद रहता है। संवृत्त स्वरों में तो मुंहद्वार पूरा बंद रहता है और विवृत्त में मुंहद्वार पूरा खुला रहता है। अर्ध विवृत्त में जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, मुखद्वार आधा बंद रहता है। और अर्ध विवृत्त में क्या कहता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुला रहता है। इसमें तो आधा खुला रहता है, देखिएगा दोनों कंफ्यूजिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा वो बोलेगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है उन्हें क्या बोलते हैं? आपका आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन आएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद होता है, आधा खुलने वाला कौन सा है? विवृत्त। और आधा बंद होने वाला कौन सा है? अर्ध संवृत्त। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक। अब चलेगा, आगे चलते। अब समझ में आया ना आपको जो वो चल रहा था अभी तक, ठीक है, यहां चल रहा था भाषा विज्ञान की, ठीक है, ये ठीक हो गया। ये रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कंठ है। कंठ है, हालांकि कंठ में पौखा वही नहीं आता है, उसमें और भी आता है, ठीक है, और भी आता है उसमें, ठीक है। तो और उसमें आता है, देखिएगा कंठ ये बता रखा है, कौन सा ओष्ठ नहीं है, ये देखिएगा, ये सब आपके रटने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? किसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है इसमें बताइएगा? वृष्टि। समझ में ना? वृष्टि में अ का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक है बताइएगा? अनुनासिकता है। संभालना, अनुनासिकता मतलब समझ रहे हो? निम्नलिखित में से संभालना शब्द अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि इसके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुंह से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु में होती है, समझ रहे हो? और चंद्र बिंदु कहाँ दिख रहा है आपको? हालांकि इसमें संभालना या संभावना, संभावना ऐसा लिखा जाता है के रूप में दर्शाया जाता है। चंद्र बिंदु प्राय तद्भव रूप में प्रयुक्त होता है। अब ये भी आपको याद आ गया, चंद्र बिंदु जहां भी होगा वहां पे ज्यादा शब्द क्या होंगे बताइएगा? हमेशा ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि चंद्र के ऊपर बिंदु आएगा, ऐसे भी आता है चंद्र बिंदु, समझ में ना? ऐसे भी बन के आता है। तो संभालना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनुनासिकता वाला हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइएगा? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 33 और 11 जोड़ोगे कितना हो गया? बच्चे कितने? अब 8। 8 में 2 कौन से हो गए? अयोगवा। 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। इसमें और 4 संयुक्त वाले हो गए, ठीक है। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और र, ये 4 हो गए। इस प्रकार से टोटल 52 हो जाता है, ठीक है। ये काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा। वर्णमाला में 4 काउंट नहीं होते हैं, वर्णमाला में इतने काउंट होते हैं। यहां से लेके मौ तक कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इन्हीं को आपका क्या बोला जाता है बताइएगा? व्यंजन बोला जाता है, मूल व्यंजन। इसके बाद जो संयुक्त है छ, त्र, ज्ञ, ड़, इसको क्या है बताइएगा? व्यंजनों में काउंट नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से स्वरों में अंग और अहो को काउंट नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से व्यंजन में इन संयुक्त स्वरों को काउंट नहीं किया जा सकता। आया समझ में? क्लियर है ना चीजें? ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि से कौन सा निकलता है? कंठ देखिएगा, क खोई तो होगा, आपको अभी बता रखा है। उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? दंत मैंने 2 वाला पकड़ा ना, वो वाली लाइन पकड़ लो। कौन सा होगा फिर बताइएगा? ल होगा, ठीक है, चलेगा। 41 हो गए हमारे। यहां से भैया घ का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा? कंठ, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये तो ठीक है।
जी ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है, सभी जगह पीडीएफ दे देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस वाले हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन क्या था, 5 वर्ग थे, क से लेके म तक, क से लेके म तक में कौन सा नहीं आ रहा है इसमें, क्लियर हो गया ना, ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में होते हैं बताइएगा। अब वर्ग पूछा आपसे, तो क वर्ग होगा, फिर च वर्ग होगा, फिर प वर्ग होगा, फिर द वर्ग होगा, फिर कौन सा होगा, त वर्ग, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो प च प द, मतलब ये जो वर्ग शुरू हो रहा है स्टार्टिंग वाला उसे पूछा। हालांकि देखिएगा सभी व्यंजन है, अन्य विकल्प सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऐसे पूछ सका। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे भी होता है। पहले क से शुरू है, तो हम क्या ले लेते हैं, क ले लेते हैं, फिर च, फिर ट, फिर त, फिर त। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से जो आपके व्यंजन है वो निम्नलिखित में से स्टार्टिंग वर्ग उनका कौन सा है, सुमेलित है। स्टार्टिंग वर्ग कौन सा है, सुमेलित है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग वर्ग सुमेलित कहां से शुरू हो रहा है, क से, च ट त प, ऐसा जहां पे भी होगा वो सही है। समझ में आया, ठीक है। चलेगा, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं ना, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके यही चल रहे हैं, यहाँ पे यही चल रहे हैं। ये देखिएगा हिंदी वर्णमाला में कुछ कितने अवयव होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, ठीक है। अंत्यस्तव और ऊष्म के वर्ण के कितने हैं, मतलब अंत्यस्तव और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, पूछ दिया ना। मैंने बोला था ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि आपसे इन दोनों के बीच का पूछ दे या इनके आगे पीछे का पूछ दे, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन ये सब आ रखे, देखिएगा यूपी SSC वन आरक्षित में आ रखा 2008 में, तो वो भी एडवांस लेवल में चलता है यूपी SSC, ठीक है। नासिक की व्यंजन पूछ रखा है तो यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। संघर्षी है तो आप देख लीजिएगा संघर्षी कौन सा होगा, हो आता है ना संघर्षी वाले में, सौ 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 और हो, तो संघर्षी होगा ना, तो ज्यादा टफ नहीं है। चलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके क्वेश्चन आएंगे स्पर्श व्यंजन कंठी, ये तो सब मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 दिख रहा है, एज इट इज पूछा जा सकता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उस तब वह क्या कहलाता है। देखिएगा आंसर भी है क्या, युग्मक, ठीक है। डिफाइन क्या है, जब एक ही ध्वनि या द्वित युग्म हो जाए तब वे क्या बनते हैं, युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। समझ लो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली लिखी जाती है ना, दिल्ली क्या है बताइएगा। जो दिल्ली वाले शब्द लिखे जाते हैं वो कौन से ध्वनि से लिखे जाते हैं बताइएगा, कौन से लिखे जाते हैं, द्वित से लिखे जाते हैं। जब वो एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बताइएगा, युग्मक ध्वनि बनेंगे, जब एक साथ मिलेंगे तो, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा है, आपसे इतना ही पूछ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 106 वाला। देखिएगा ये 106 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि अनुस्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, देखिएगा अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजनों को प्रभावित करता है, ठीक है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। दूसरा, अनुस्वार नासिक व्यंजन होते हैं,
समझ में आ रहा। तीसरा, इसे ये जो है योजक चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता है। चौथा, इसे चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। अब देखिएगा इसके अलावा 3 क्वेश्चन और मिल गए। 3 क्वेश्चन और क्या मिले? अनुस्वार का यूज कहाँ कहाँ होता है देखिएगा, ये गलत है। इसके अलावा अनुस्वार का यूज देखिएगा, अनुस्वार का यूज पहला क्या होता है? इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजनों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ग है जो आगे आने वाले व्यंजनों को प्रभावित करता है? तो आपका क्या आंसर होगा? अनुस्वार। दूसरा, अनुस्वार सर नासिक व्यंजन होते हैं। तो अनुसार क्या हो गए? सारे नासिक व्यंजन होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। तीसरा, इसे योजक चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता है। ये चिन्ह योजक का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसी योजक चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुस्वार। और क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ग है जो व्यंजनों के उच्चारण में आगे आकर उनको प्रभावित करता है, तो कौन होगा? अनुस्वार। समझ लेना, कई बार एक ही क्वेश्चन से हमें 3-3 आंसर मिल जाते हैं। चलेगा, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और है इसमें। ठीक है, सबोस वर्ण आपको मैंने बता दिया। सबोस और अबोस आपको पता है क्या होता है? नो आइडिया। सबोस वर्ण किसे बोलते हैं बताइएगा? ये है आपका जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र जो होता है उसे नाक से उत्पन्न होता है, सबोस कहते हैं। इसके उच्चारण में स्वतंत्र समीप आ जाती है, जिसका वायु प्रवास के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और देखिएगा इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इंपॉर्टेंट है। एक सबोस होता है, एक अबोस होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। एक सबोस होता है, सबोस। तो सबोस में क्या होगा बताइएगा? सबोस कौन सा वर्ग होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तो याद हो जाएगा, जैसे क, ख, ग, घ और ड है। क्या है इसमें? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी स्पर्श व्यंजन था ना। क से लेके 25 आ रहा था ना। क से लेके मौ तक कितने आ रहे थे बताइएगा? 25 आ रहे थे ना। उसमें 5 बार का पेयर बन रहा था ना। तो उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा उन सभी के वो क्या हो जाएंगे बताइएगा? सबोस हो जाएंगे। बचा पहला, दूसरा, तो वो क्या हो जाएगा बताइएगा? अबोस हो जाएगा। ये है। दूसरा, एक इसमें आपका अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं बताइएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और पांचवा। चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा। अब देखिएगा यहाँ पे ये हर किसी बच्चे को याद है, ये ट्रेंड समझ आना। ये किसी को भी याद है कि जो आपका सबोस है, समझ आना, सबोस व्यंजन जो है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा आपका कब तक चलेगा? प से लेके मौ तक। योर लव में सिर्फ कितना होता है? अंत में 4। उसमें कितने होते हैं? 100 हाँ 4 होते हैं। उन पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता, तो वो एक साथ एक ही में आ जाते हैं। तो देखिएगा योर लव हो, योर लव पूरा, अंत स्तव्य का तो पूरा ही, ये अंत स्तव्य है ना। अरे योरा लव अंत स्तव्य होते हैं ना। तो अंत स्तव्य पूरे बोलने में क्या होता है बताइएगा? सबोस। उसके बाद जो आपका संघर्ष या उसमें होता है, कौन कौन सा बताइएगा? सौ, सौ, सौ और ह। अब देखिएगा इसमें से ह तो सबोस हो जाता है, और ये तीनों 100 क्या हो जाते हैं? अबोस हो जाता है। यही डिफरेंट है इसमें। ये क्वेश्चन बनता है, एक बार फिर से समझा रहा हूं तरीके से। सबोस किसे कहते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कब तक इंप्लीमेंट करोगे? क से लेके म तक सिर्फ 25 स्पर्श व्यंजनों में ही इंप्लीमेंट करोगे। उसके बाद आपके 4 हो जाते हैं अंत स्तव्य। तो अंत स्तव्य जो रौला व हो जाता है, वो हो जाता है सबोस, ठीक है। इसके बाद जो संघर्षी होता है 100 और ह, ये डिफरेंट है और ये पकड़ने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिएगा
जो आपका यूरो लोगो है ना, उसका तो पूरा पेयर सबोस में चले जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या हो रहा है, आगे के 3 पेयर तो अघोष में जा रहे हैं और सिर्फ लास्ट का बचा हुआ हॉक इसमें जा रहा है सबोस। तो कई बार हमारे दिमाग में स्पर्श और संज्ञार्थी व्यंजन सारे के सारे हम किस में ले आते हैं, अघोष में। ऐसा नहीं है, समझ में है ना। तो अघोष में इसमें सिर्फ 3 जाते हैं, 100 100 100, और सबोस में कौन जाता है, तो क्लियर हो गया आपको, समझ आया ना, ठीक। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, देखते रहिएगा। तो बाकी इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, है ना। तो आगे जो होगा अगला वाला मैं आपका उत्तराखंड का करवा दूंगा, ठीक है।